बीपीएससी मेकर के इस नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में 27 अगस्त 2022 27 नहीं बल्कि 17 अगस्त 2022 से संबंधित बिहार करंट अफेयर्स और साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से करंट अफेयर्स के जितने भी प्रश्न बनेंगे संबंधित सारी जानकारी आपको विस्तार पूर्वक दिया जाएगा। इस श्रृंखला के सारे वीडियो बिहार के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। अगर आप इन सारे एग्जाम की तैयारी में लगे हैं तो स्वाभाविक तौर पर आप इस श्रृंखला को फॉलो करके यहाँ से अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम आ चुके हैं पिछले वीडियो के प्रश्न पे। तो यह प्रश्न आपसे पिछले वीडियो में पूछा गया था। यह प्रश्न था कि निम्न में से किसे हाल ही में AIFF फुटबॉलर ऑफ द ईयर चुना गया है। संबंधित सारी जानकारी यहाँ से हमने आपको दिया था और अभी हाल ही में जो चुना गया है आपको ध्यान रखना है कि सुनील छेत्री और मनीषा कल्याण को भी हाल ही में AIFF फुटबॉलर ऑफ द ईयर चुना गया है। महिला वर्ग और पुरुष वर्ग दोनों को यहाँ से आपको ध्यान रखना है। पुरुष वर्ग में सुनील छेत्री को ये 7वीं बार इस खिताब से सम्मानित किया गया। वहीं पे महिला वर्ग की बात करें तो मनीषा कल्याण को इस वर्ष 2022 के लिए फुटबॉलर ऑफ द ईयर चुना गया है। संबंधित सारी जानकारी हमने आपको पिछले वीडियो में दिया था। और यहाँ पर एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको ये दे दूं कि फुटबॉल की जो सर्वोच्च संस्था यह फीफा है और फीफा के द्वारा अभी हाल ही में AIFF अर्थात ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन को सस्पेंड किया गया कुछ समय के लिए तत्काल प्रभाव से, यानी कि फीफा द्वारा इसे सस्पेंड किया गया। अभी हाल ही का ये न्यूज है, आप लोगों को ध्यान रखना है। अब यहाँ पर हम चलेंगे आज के इस वीडियो के पहले प्रश्न पे, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं हमारे जितने भी स्टडी मटेरियल और नोट्स वगैरह हैं, साथ ही साथ अगर आप घर बैठे बीपीएससी एग्जाम की तैयारी में लगे हैं तो ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट को ज्वाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट में आपको 50 प्रैक्टिस सेट मिलेगा। ये 50 प्रैक्टिस सेट की श्रृंखला है जिसके तहत आपको ऑनलाइन भी मिलेगा, साथ ही साथ इसका PDF फाइल भी उपलब्ध कराया जाएगा। और बिहार के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए करंट अफेयर्स का संपूर्ण पैकेज यहाँ से आप बीपीएससी मेकर ऐप के थ्रू प्राप्त कर सकते हैं। और भी कई सारे स्टडी मटेरियल और नोट्स है जो कि समय समय पर यहाँ पर आपको एप्लीकेशन पर अपडेट किया जाता है। तो जो लोग भी ज्वाइन करना चाहते हैं एप्लीकेशन को डाउनलोड करें और वहीं पे सारा मटेरियल आपको एक साथ मिल जाएगा। अब यहाँ पर हम आज के इस वीडियो के पहले और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न पर, ये प्रश्न की हाल ही में किस स्थान पर भिखारियों द्वारा एक अनोखा बैंक खोला गया है। भिखारियों द्वारा भी हाल ही में जो बैंक खोलने का मामला सामने आया है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मुजफ्फरपुर बिहार में इस तरह का पहल किया गया पूरी भारत में पहली बार कि यहाँ के स्थानीय भिखारियों द्वारा एक बैंक का निर्माण किया गया है। इनसे संबंधित कई सारे फैक्ट है जो कि आपको याद रखना है। हालांकि आपको यहाँ पर यह ध्यान रखना सबसे पहले कि बिहार के मुजफ्फरपुर में भिखारियों ने एक अनोखा बैंक खोला है। इस बैंक में भिखारी भीख में मिले पैसे जमा करते हैं और साथ साथ जमा की गई रकम पर इन भिखारियों को ब्याज भी मिलता है और साथ ही अगर जरूरत पड़ती है तो इन भिखारियों को कर्ज भी इसी से दिया जाता है। और इसके साथ एक पॉइंट ये भी है कि साथ ही इस बैंक के मेंबर भिखारियों के अलावा वैसे लोग भी हैं जो कि आर्थिक रूप से कमजोर हैं, जिनमें कि ठेला चलाने वाले, रिक्शा चलाने वाले आदि लोग शामिल हैं। तो ये भी ध्यान रखिए। साथ ही साथ यहाँ पे हमारा अगला पॉइंट है कि पहली बार भारत में ऐसा बैंक खुला है। तो इस तरह का अनोखा बैंक जो खुला है ये बिहार के मुजफ्फरपुर में खुला है। मुजफ्फरपुर की बात यह है तो मुजफ्फरपुर के बारे में एक जानकारी हमने आपको दिया था कि मुजफ्फरपुर में ही एक स्थान है मोतीपुर, यहीं पर बिहार का पहला मेगा फूड पार्क का निर्माण किया जा रहा है। ये सारी संबंधित जानकारी हमने आपको कई बार दिया है। मुजफ्फरपुर में तारकिशोर प्रसाद जो पहले जो कह सकते हैं पूर्व उप मुख्यमंत्री, अभी तो वर्तमान में रिसेंटली कह सकते हैं तेजस्वी यादव बिहार के उप मुख्यमंत्री बने दूसरी बार, लेकिन इससे पहले जो बिहार के उप मुख्यमंत्री थे तारकिशोर प्रसाद, जो कि मुजफ्फरपुर में बहुत सारी योजनाओं का शिलान्यास इनके द्वारा किया गया था। तो ये सारी जानकारी आपको डेली करंट अफेयर्स वाले इस सीरीज में भी देखने को मिला होगा और साथ ही साथ जो मंथली PDF आपको मिलता है वहां पर भी हमने सारी चीजों को सम्मिलित किया है। एक जानकारी यहाँ पर यह भी आप लोगों को रिकॉल करा दूं कि तेजस्वी प्रसाद यादव जो भी हाल ही में बिहार के उप मुख्यमंत्री बने हैं, इनसे पहले बिहार में 2 उप मुख्यमंत्री थे, एक तो तारकिशोर प्रसाद, एक थी रेणु देवी। ये सारी जानकारी आपको ऑलरेडी याद होगा, कई बार हमने आपको यहाँ पर बताया है। नेक्स्ट होगा हमारा दूसरा प्रश्न। ये प्रश्न है कि हाल ही में नवगठित बिहार सरकार में समाज कल्याण विभाग का कार्यभार किन्हें सौंपा गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। समाज कल्याण विभाग की बात करें तो ये भी हाल ही में जो मंत्रालय सौंपा गया ये मदन शाहनी को दिया गया। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ से आपको याद रखना है एग्जाम पर्पज से। तो हाल ही में 16 अगस्त 2022 को राजभवन में नीतीश कैबिनेट का पहला विस्तार हुआ और आपको ध्यान रखना कि बिहार के राज्यपाल फागू चौहान कुल 31 विधायकों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। तो इन 31 विधायकों में से आरजेडी अर्थात राजद की बात करें तो राजद का दबदबा कायम रहा। राजद के 16 विधायक और साथ ही साथ जदयू के 11, कांग्रेस से 2 और हम पार्टी से 1, साथ ही साथ एक निर्दलीय विधायक ने भी शपथ ली। कुल 31 कह सकते हैं विधायकों ने यहाँ पर मंत्री पद की शपथ ली है 16 अगस्त 2022 को। ये नीतीश कैबिनेट का जो महागठबंधन का जो सरकार बना है, भाजपा, जदयू, कांग्रेस, ये सबको मिला के अभी हाल ही में इसका पहला सरकार गठित हुआ है।
अब यहाँ पर हमारा अगला पॉइंट है कि नए मंत्रिमंडल में मुसलमानों की संख्या 5, यानी कि मुसलमान विधायक की बात करें तो मुस्लिम विधायक की जो संख्या है नए मंत्रिमंडल में, जो कैबिनेट का विस्तार हुआ है, तो कुल मिलाकर 5 है। वहीं पे महिला वर्ग के दृष्टिकोण से देखें, यानी कि फीमेल कैटेगरी के दृष्टिकोण से देखें तो 3 महिलाएं इसमें शामिल है। तो ये भी यहाँ पर आप लोग नोट कर लीजिएगा। हमारा अगला पॉइंट है कि मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद श्री मदन सहनी को समाज कल्याण विभाग का कार्यभार सौंपा गया। यही आपके एग्जाम में नहीं बल्कि यहाँ पर प्रश्न में पूछा गया था। तो नोट कीजिएगा, मदन सहनी को अभी जो दिया गया है ये समाज कल्याण विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर यह है कि इसके अतिरिक्त श्री सुधाकर सिंह को कृषि मंत्री बनाया गया है। तो इतनी सारी बातें यहाँ पर आपको याद रखना है जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। हालांकि इसको लेकर के हमने एक पूरा सेपरेट वीडियो चैनल पर अपलोड किया है, आप चाहें तो इस वीडियो को देख सकते हैं। कल ही ये चैनल पर अपलोड हुआ, जैसे ही मंत्रिमंडल का गठन हुआ वैसे ही यहाँ पर आपको ये वीडियो जारी करके सारी जानकारी दिया गया था। इसमें आपको सारी चीज़ें एकदम से विस्तार से मिल जाएगी और इसका PDF फाइल का लिंक आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। BPSC मेकर ऐप पर भी फ्री वाले सेक्शन में इसे अपलोड किया गया है, तो अपनी सुविधा के अनुसार वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। सारे के सारे अपडेटेड डेटा है इसमें, आप चाहें तो यहाँ पर इसको एकदम से विस्तार से देख सकते हैं। यहाँ पर ऊपर नजर डालिएगा, ऊपर आई बटन पे एक लिंक आ रहा होगा, इस लिंक पे क्लिक करके आप इस वीडियो को देख सकते हैं और सारी चीजों को आप चाहें तो बेहतर तरीके से नोट तैयार कर सकते हैं। हम यहाँ पर चल रहे हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला तीसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस नदी पर दुनिया के सबसे ऊंचे रेल पुल के गोल्डन ज्वाइंट का उद्घाटन हुआ है। अभी मैंने कल वाले वीडियो में आपको जानकारी दिया था कि जम्मू कश्मीर में इसका उद्घाटन हुआ है और ये किस नदी पर इसका उद्घाटन हुआ है। तो इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर होगा, जो यहाँ पे पूछा गया है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि चिनाब नदी पर ये जो बना है गोल्डन ज्वाइंट का अभी हाल ही में उद्घाटन किया गया है। चिनाब नदी पर जो पुल है इसके गोल्डन ज्वाइंट का अभी हाल ही में उद्घाटन हुआ है। और इसके तहत जो चीजें आपको याद रखना है, आपको जानकारी दे दूं कि हाल ही में 13 अगस्त 2022 को जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर बने दुनिया के सबसे ऊंचे रेल पुल के गोल्डन ज्वाइंट का उद्घाटन हुआ है। तो यहाँ से आपको याद रखना है कि जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर इसका उद्घाटन अभी हाल ही में किया गया, यहीं पर यह स्थित है। अब जम्मू कश्मीर की बात आई है तो यहाँ से कई सारी जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ, सभी अपने आप में महत्वपूर्ण है, सभी को एक एक करके नोट कीजिएगा। हमारा पहला पॉइंट है कि 17 अक्टूबर 1949 को जम्मू कश्मीर में धारा 370 लागू किया गया था। और नेक्स्ट पॉइंट है कि 5 अगस्त 2019 को धारा 370 के प्रावधानों को समाप्त करते हुए जम्मू कश्मीर और लद्दाख को भारत का 2 नया केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया था। यहाँ पर नोट कीजिएगा, लागू हुआ था 17 अक्टूबर 1949 को, लेकिन इसके प्रावधानों को समाप्त किया गया 5 अगस्त 2019 को। और इसको लेकर के जम्मू कश्मीर और लद्दाख को भारत का 2 नया केंद्र शासित प्रदेश भी घोषित किया गया था। वर्तमान समय की बात करें तो वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इसमें हमारा एक और पॉइंट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। संविधान के भाग 21 में धारा 370 के बारे में वर्णन मिलता है। ये कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, भाग 21 में धारा 370 के बारे में वर्णन यहाँ पर किया गया है। और फिर यहाँ पे हमारा अगला पॉइंट है कि वर्तमान समय में भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो ये लद्दाख है। ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, नोट कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, आने वाले समय में भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट होगा हमारा चौथा प्रश्न। ये प्रश्न की हाल ही में सैनिटरी प्रोडक्ट्स फ्री में मुहैया कराने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है। ये भी हाल ही में बहुत ज्यादा खबरों में है, तो ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाने की प्रबल संभावना है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि स्कॉटलैंड। अब यहाँ पर इस प्रश्न की कंप्लीट जानकारी आपको दे दूं कि हाल ही में स्कॉटलैंड सैनिटरी प्रोडक्ट को फ्री करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। दरअसल इसको लेकर आपको ध्यान रखना है कि इसको लेकर के स्कॉटलैंड संसद में पीरियड प्रोडक्ट बिल पेश किया गया था, जो कि अगस्त 2022 में ध्वनि मत से पास हो गया, जिसके बाद यहाँ पर यह प्रश्न बना है। आप यहाँ पर याद रखेंगे कि सैनिटरी प्रोडक्ट को फ्री करने वाला दुनिया का पहला देश बना है स्कॉटलैंड। इस तरह का जो पहल है पूरे विश्व में पहली बार स्कॉटलैंड सरकार के द्वारा किया गया। हमारा यहाँ पर अगला पॉइंट है कि इस कानून के तहत सभी सार्वजनिक संस्थानों को पीरियड प्रोडक्ट फ्री में उपलब्ध कराया जाएगा। इसको लेकर जो बातें निकल कर सामने आई है, इसी आधार पर यहाँ पे हमने पॉइंट को लिखा है। नोट कीजिएगा, जो भी सार्वजनिक स्थान होंगे देश में, स्कॉटलैंड में, वहां पर कह सकते हैं इससे संबंधित जो भी उत्पाद होंगे वो सभी फ्री में उपलब्ध कराया जाना सरकार की एक घोषणा या फिर सरकार की एक पहल है। नेक्स्ट होगा हमारा यहाँ पर पांचवा प्रश्न। ये प्रश्न की हाल ही की घोषणा के अनुसार कौन सा शहर दूसरे उत्तर पूर्व ओलंपिक खेल 2022 की मेजबानी करेगा। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा मिजोरम की राजधानी, मिजोरम नहीं बल्कि मेघालय की राजधानी शिलोंग में इसका आयोजन होगा। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा।
आपको यहाँ पर जानकारी दे दूं कि मेघालय दूसरे उत्तर पूर्व ओलंपिक खेलों 2022 की मेजबानी करेगा। ये घोषणा अभी हाल ही में हुई है और इसका आयोजन राजधानी शिल्लोंग में 30 अक्टूबर से लेकर के 6 नवंबर 2022 तक किया जाएगा। यानी कि जो इसका आयोजन होगा ये 30 अक्टूबर से शुरू होकर के 6 नवंबर 2022 तक चलेगा। मेघालय की राजधानी शिल्लोंग में ये आयोजित होने वाला है। हमारा अगला पॉइंट है कि पहला संस्करण जो इसका आयोजित हुआ था उत्तर पूर्व ओलंपिक खेलों का वर्ष 2018 में मणिपुर में 12 विषयों के साथ ये आयोजित किया गया था। यहाँ पे विषयों कहने का मतलब है 12 प्रतियोगिताओं यानी कि 12 खेलों के साथ इसका आयोजन हुआ था। लेकिन वहीं पे हम अगले पॉइंट की बात करें तो लेकिन इस दूसरे संस्करण में 8 पूर्वोत्तर राज्यों के लगभग 4000 प्रतिभागी शिल्लोंग में फैले 13 स्थानों पर 18 विषयों में प्रतिस्पर्धा करेंगे। और इन 18 विषयों या फिर 18 प्रतिस्पर्धा खेलों की बात करें तो इनमें से जो आप यहाँ पर देख रहे हैं तीरंदाजी, एथलेटिक्स, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, मुक्केबाजी, फुटबॉल, जूडो, कराटे, निशानेबाजी और इस तरह से कुल मिला के 18 खेल हैं, 18 प्रतियोगिता है जो कि आपको ध्यान रखना है। इसे दूसरा संस्करण में मतलब यहाँ पर संचालित किया जाएगा। हम यहाँ पर चलेंगे अगले छठे प्रश्न पे। ये प्रश्न कि हाल ही में भारत में रामसर स्थलों की सूची में कितनी और आर्द्र भूमियों को जोड़ा गया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अभी हाल ही में मैंने बताया था कि 10 स्थलों को पुनः जोड़ा गया, लेकिन पुनः अभी हाल ही का ये न्यूज है 11 स्थलों को एक बार पुनः इसमें जोड़ा गया है। पिछली बार जो जोड़ा गया था 5 जोड़ा गया, फिर 10 जोड़ा गया, अभी हाल ही में 11 स्थलों को इसमें जोड़ा गया है। और इसको लेकर यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि भारत की स्वतंत्रता के 75वें वर्ष के अवसर पर 11 और आर्द्र भूमियों को रामसर स्थलों की सूची में शामिल किया गया है। और इस प्रकार से यहाँ पर हम देखें तो इसके साथ ही भारत में अब कुल मिला के 75 रामसर स्थल हो गए हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पर कंफ्यूज करेंगे और ये अपडेटेड डाटा ये है कि भारत में वर्तमान समय में रामसर स्थलों की बात करें तो 75 रामसर स्थल है। अब यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक छोटी सी जानकारी देना चाहता हूँ कि इस वर्ष 2022 में जो स्वतंत्रता दिवस मनाया गया ये कौन सा स्वतंत्रता दिवस था, 75वां था या 76वां था। इसको लेकर के बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। मैंने बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देखा, बहुत सारे लोग 75वां बोल रहे हैं, बहुत लोग 76वीं बोल रहे हैं। तो ऐसे में यहाँ पर आपका कंफ्यूजन क्लियर कर दूं कि भारत जो आज़ाद हुआ है अपनी आज़ादी का 75 वर्ष पूरा किया। अपना देश भारत अपनी आज़ादी का 75 वर्ष पूरा कर चुका है और 76वें वर्ष की शुरुआत हुई है। तो आई होप कि आप यहाँ पर ये समझ चुके हैं कि 75 वर्ष हमने अपनी आज़ादी का पूरा कर लिया। 76वें वर्ष में हम लोग प्रवेश किए हैं और ऐसे में 76वीं वर्षगांठ अभी हाल ही में स्वतंत्रता दिवस की मनाई गई है। आई होप कि आप यहाँ पर अब कंफ्यूज नहीं होंगे। चलिए अब यहाँ पर हम चलेंगे अगले पॉइंट पर। हमारा अगला पॉइंट है, यहाँ पर हम लोग रामसर स्थलों की बात कर रहे थे। अभी नवीनतम रिपोर्ट के आधार पर 11 रामसर स्थलों को जोड़ा गया है, चूंकि इसका उद्देश्य था कि 75 वर्ष जो पूरा हुआ है आज़ादी का, तो ऐसे में 75 आर्द्रभूमि स्थलों को रामसर साइट का दर्जा दिया जाए। तो इसीलिए अभी हाल ही में 11 स्थलों को इसमें शामिल किया गया। अभी इन 11 स्थलों की बात करें तो इनमें तमिलनाडु के 4, उड़ीसा के 3, जम्मू कश्मीर के 2 और मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र प्रत्येक के एक स्थल शामिल है। और इस तरह से अब वर्तमान में भारत में रामसर स्थलों की कुल संख्या हो गई है 75 अर्थात 75। हमारा यहाँ पर अगला पॉइंट है कि वर्तमान आंकड़ों के अनुसार रामसर स्थलों की सर्वाधिक संख्या तमिलनाडु में है जो कि अधिकतम 14 है। और उसके बाद बात करें हम दूसरे स्थान पे तो इसके पश्चात उत्तर प्रदेश में है, इसकी संख्या 10 है। यानी कि रामसर स्थलों की बात करें पूरे भारत के राज्यों के दृष्टिकोण से तो पहले स्थान पे जो सर्वाधिक रामसर स्थल है ये तमिलनाडु में है जहाँ पर 14 रामसर स्थल है। और उत्तर प्रदेश की बात करें तो ये 10 रामसर स्थलों के साथ दूसरे स्थान पर है। तो ये सारी बातें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कुछ इंपॉर्टेंट आंकड़े हैं जो कि आप नोट करेंगे। हम यहाँ पर चल रहे हैं अगले 7वें प्रश्न पे। ये 7वां प्रश्न है कि हाल ही में खबरों में रहा निपम NIPAM का संबंध किससे है। बहुत महत्वपूर्ण है, नोट कीजिएगा। निपम के संबंध की बात करें तो इसका संबंध है बौद्धिक संपदा से, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। सी नहीं बल्कि बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आपको इस प्रश्न की कंप्लीट जानकारी दे दूं कि हाल ही में आज़ादी का अमृत महोत्सव की पहल के तहत राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा जागरूकता मिशन अर्थात निपम की शुरुआत की गई है। तो ऐसे में यहाँ से आप ध्यान रख सकते हैं ये बौद्धिक संपदा से संबंधित है। हमारा अगला पॉइंट इसके उद्देश्य से है कि इसका उद्देश्य आखिर क्या है, जिसकी जो शुरुआत हुई है इसका उद्देश्य क्या है, किस उद्देश्य से इसे शुरू किया गया। तो यहाँ पे हम इसके उद्देश्य की बात करें तो इसका उद्देश्य उच्च शिक्षा अर्थात कक्षा 8 से 12वीं के छात्रों में रचनात्मकता और नवाचार की भावना पैदा करना और साथ साथ कॉलेज और विश्वविद्यालय के छात्रों को उनकी रचनाओं को नया करने और उनकी रक्षा करने के लिए प्रेरित करना ही इसका उद्देश्य है, जिसको लेकर के अभी हाल ही में ये निपम की शुरुआत की गई, यानी कि राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा जागरूकता मिशन की शुरुआत की गई। और इसके तहत एक पॉइंट ये भी है कि इसके तहत 10 लाख छात्रों को बौद्धिक संपदा और उसके अधिकारों के बारे में जागरूकता प्रदान किया जाएगा। ये भी इसका एक लक्ष्य है। चलिए अब यहाँ पर हम चलेंगे अगले 8वें प्रश्न पे।
एक जानकारी यहाँ पर नोट कर लीजिए, जुलाई 2022 वाला बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स का 1 घंटे का एक मास्टर वीडियो चैनल पर अपलोड हुआ है। आप जाइए प्लेलिस्ट के अंतर्गत जो मंथली करंट अफेयर्स का प्लेलिस्ट बना है, आप वहां पर इस वीडियो को देख सकते हैं। निसंदेह ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। दोबारा आपको कहीं से भी आपको बिहार करंट अफेयर्स पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जुलाई 2022 के संपूर्ण यहाँ पर करंट अफेयर्स को विश्लेषण सहित हमने आपको बताया है। तो इस वीडियो को देखने के लिए ऊपर आई बटन पर एक लिंक आ रहा होगा, आप वहां पर क्लिक करके इस वीडियो को देख सकते हैं। अब यहाँ पर हमारा अगला 8वां प्रश्न है कि अगस्त 2022 में भारत और ओमान की सेना के बीच अल नजा अभ्यास कहाँ संपन्न हुआ है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो युद्धाभ्यास होता है किसी भी देश से संबंधित, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अल नजा अभ्यास जो अभी हाल ही में संपन्न हुआ है, ये भारत और ओमान के बीच कहाँ आयोजित हुआ था। राइट आंसर होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि राजस्थान में आयोजित हुआ था। संबंधित सारी जानकारी आपको दे दूं कि भारतीय सेना और ओमान की शाही सेना की टुकड़ियों के बीच भारत ओमान संयुक्त सैन्य अभ्यास का चौथा संस्करण अल नजा, जो कि आपको ध्यान रखना 1 अगस्त से लेकर के 13 अगस्त 2022 तक महाजन फील्ड फायरिंग रेंज राजस्थान के विदेशी प्रशिक्षण नोड में आयोजित किया गया था। ये इसका चौथा संस्करण है, इसी वजह से यहाँ पे हमने 4 लिखा है। और आपको ये ध्यान रखना है, इस अभ्यास का नाम है, जो कि द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है, इसका नाम है अल नजा है, जो कि भारत और ओमान के बीच ये आयोजित होता है। इस प्रश्न से रिलेटेड 2 और इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि एग्जाम पर्पज से इंपॉर्टेंट है। हमारा पहला पॉइंट है कि भारतीय सेना की तरफ से 18वीं मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री बटालियन की सैनिक इस अभ्यास में हिस्सा लिया है। और साथ साथ ये भी ध्यान रखिए, संयुक्त सैन्य अभ्यास अल नजा का पिछला संस्करण 12 से 25 मार्च 2019 तक ओमान की राजधानी मस्कट में आयोजित किया गया था। तो ये यहाँ से आपको ध्यान रखना है। पिछला संस्करण जो आयोजित हुआ था ये ओमान की राजधानी मस्कट में आयोजित हुआ था, लेकिन इस वर्ष जो अभी हाल ही में राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में ये आयोजित किया गया है, ये आपको ध्यान रखना, ये इसका चौथा संस्करण था। नेक्स्ट होगा हमारा 9वां प्रश्न। ये प्रश्न के हाल ही में किस मंत्रालय ने स्माइल 75 नामक पहल की शुरुआत की है। तो स्माइल 75 नामक पहल की शुरुआत अभी हाल ही में किया गया सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा। आपको जानकारी दे दूं कि हाल ही में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार द्वारा स्माइल 75 नामक पहल की शुरुआत की गई या फिर शुरू किया गया। और इस पहल का उद्देश्य भिक्षावृत्ति खत्म करना और साथ साथ भिक्षावृत्ति के काम में लगे लोगों के लिए व्यापक पुनर्वास की एक रणनीति तैयार करना है। जो लोग भिक्षावृत्ति का कार्य करते हैं, भीख मांगते हैं, तो ऐसे लोगों को मतलब कह सकते हैं यहाँ पर इस कार्य से मुक्त करना है, ताकि वो भी अपने जीवन को एक सम्मानजनक तरीके से जी सके। अब यहाँ पर देखिए, हमने अगले पॉइंट में लिखा है कि इसके लिए, यहाँ पर लोए नहीं बल्कि इसके लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने भीख मांगने वाले व्यक्तियों के व्यापक पुनर्वास के लिए 75 नगर निगमों को चिन्हित किया है। इस कार्य को क्रियान्वित करने के लिए 75 नगर निगम का चुनाव किया गया है। तो ये सारी बातें इस प्रश्न से रिलेटेड है, जो कि आपको नोट करना है। आप नोट नहीं कर सकते, आपके पास समय का अभाव है, तो बीपीएससी मेकर ऐप पर ये तमाम पीडीएफ फाइल उपलब्ध है, जो कि डेली बेसिस पर अपडेट होता है। वहां पर आप संबंधित चीजों को एक साथ प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अगला होगा 10वां प्रश्न। ये प्रश्न के हाल ही में अज्ञेय वेब 3.0 सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसका आयोजन अभी हाल ही में गोवा में किया गया। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आपको यहाँ पर जानकारी दे दूं कि हाल ही में गोवा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में अटल इंक्यूबेशन सेंटर और एक गैर लाभकारी संगठन गर्ल स्क्रिप्ट के सहयोग से इस साल 12 से 14 अगस्त तक अज्ञेय वेब 3.0 सम्मेलन आयोजित किया गया। ये गोवा में आयोजित हुआ है और आपको ध्यान रखना ये किसकी सहायता से आयोजित हुआ और साथ साथ आपको ध्यान रखना ये कब आयोजित हुआ। तो 12 से 14 अगस्त तक ये अज्ञेय वेब 3.0 सम्मेलन आयोजित हुआ है। और यहाँ पर इसके तहत हमारा अगला पॉइंट है कि इस सम्मेलन में ब्लॉकचेन तकनीक, एनएफटी अर्थात नॉन फंगिबल टोकन, क्रिप्टो करेंसी पर वैश्विक नीतियां, मेटावर्स, ग्रोथ हैकिंग सहित भविष्य की तकनीकों पर चर्चा और विचार विमर्श किया गया। तो ये सारे इससे जुड़े हुए फैक्ट है जो कि आपको नोट करना है। यहाँ पे देखिए, हमने एक जानकारी यानी कि एक पॉइंट लिखा था ब्लॉकचेन तकनीक की बात करें तो ब्लॉकचेन तकनीक में हजारों कंप्यूटर एक साथ कार्य करते हैं। और इसको लेकर के हमने एक वीडियो भी आपको बताया था चैनल पर, वो वीडियो आप देख सकते हैं। एक मेंस से संबंधित जानकारी हमने आपको प्रोवाइड किया था कि ब्लॉकचेन तकनीक क्या, ये कैसे कार्य करता है, एकदम से विस्तृत जानकारी हमने आपको दिया था। आई होप कि आपने उस वीडियो को देखा होगा और ये सारी चीजें आपको याद होगी। नेक्स्ट होगा हमारा यहाँ पर 11वां प्रश्न। ये प्रश्न की भारतीय वायुसेना किस देश के साथ होने वाले उदार शक्ति नामक द्विपक्षीय अभ्यास में हाल ही में भाग लेंगे। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा उदार शक्ति नामक द्विपक्षीय अभ्यास जो आयोजित होने वाला है, ये आयोजित होगा मलेशिया में। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आपको जानकारी दे दूं कि हाल ही में भारतीय और मलेशिया की वायुसेना के बीच मलेशिया में उदार शक्ति नामक द्विपक्षीय अभ्यास आयोजित किया जाएगा। दोनों देशों की सेनाओं के बीच यह अपना पहला द्विपक्षीय अभ्यास है।
और फिर यहाँ पे हमारा अगला पॉइंट है कि यह 4 दिवसीय अभ्यास है जिसमें कि भारतीय वायुसेना सुखोई 30 MKI और C-17 विमानों के साथ हवाई अभ्यास में भाग लेने जा रही है। तो ये इनसे संबंधित जुड़े हुए फैक्ट है जहां से आपके एग्जाम में प्रश्न बनेंगे। नेक्स्ट होगा हमारा यहाँ पर 12वां प्रश्न। ये प्रश्न की नवीनतम घोषणा के आधार पर महिला IPL का पहला संस्करण कब आयोजित किया जाएगा? तो ये वर्ष 2023 में आयोजित होगा। ये मार्च 2023 से जो है ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर है। आप यहाँ से ध्यान रखिए कि हाल ही की घोषणा के आधार पर पहली बार महिला IPL 2023 में मार्च महीने में शुरू किया जाएगा और इसकी घोषणा हाल ही में BCCI के द्वारा किया गया और साथ ही टूर्नामेंट 5 टीमों के बीच खेला जाएगा। तो ये सारे जुड़े हुए फैक्ट हैं जो कि आपको नोट करना है। और एक जानकारी यहाँ पर आपको दे दूं कि जो लोग घर बैठे 67 BPSC प्रीलिम्स एग्जाम की तैयारी में लगे हैं, ये संभावित तिथि आपको याद रखना है कि शायद सितंबर महीने में ये एग्जाम आयोजित होगा। ये प्रबल संभावना है। ऐसे में यहाँ पर BPSC में अगर ऐप पर केवल और केवल 99 रुपये में आप प्रैक्टिस सेट को ज्वाइन कर सकते हैं। 50 प्रैक्टिस सेट की एक श्रृंखला है। ये ऑफर पीरियड में आपसे ज्वाइन करके आप यहाँ पर अपनी तैयारी का सही तरीके से आकलन कर सकते हैं। चलिए अब यहाँ पर हम चलेंगे आज के इस वीडियो के प्रश्न की ओर। तो आज के इस वीडियो का हमारा प्रश्न है कि हाल ही में बिहार के नए उप मुख्यमंत्री कौन बने। संबंधित सारी जानकारी हमने आपको दिया है, विस्तार पूर्वक आपको बताना है। देखते हैं कितने लोग यहाँ पर सारी चीजों को विस्तार से लिखते हैं। हालांकि सबको इस प्रश्न का आंसर याद होगा, लेकिन देखते हैं कितने लोग विस्तार पूर्वक संबंधित सारी चीजों को यहाँ पर लिखते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो आपको कैसा लगा कि आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए धन्यवाद, जय हिंद।